जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तो लग रहा था कि इस बार बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड शायद ही दोहरा पाएगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के अलायंस ने 12-12 सीटें जीती थीं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने जो लोक लुभावन फैसले लिए, चाहे वह 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का विधेयक हो, चाहे आरक्षण की सीमा बढ़ाना हो या सरना धर्म कोड का बिल पास कराना हो, इसके अलावा अब आवास, सर्वजन पेंशन योजना और ऐसी ही तमाम लुभावनी सरकारी योजनाएं हों, इन फैसलों से हेमंत सोरेन झारखंडी जनमानस में अपनी लोकप्रिय छवि बनाने में सफल रहे थे। और फिर जब हेमंत सोरेन पर ईडी की जांच शुरू हुई, उनको समन भेजे जाने लगे और आखिरकार जब जमीन घोटाला के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला और पूरे झारखंड भर में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले करने शुरू किए, तो लगा कि इस बार लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है। आदिवासी स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग पूरी नहीं होने पर कुर्मी बीजेपी से वैसे ही नाराज चल रहे हैं। उसके बाद भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो लगा कि अब तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। हजारीबाग में जयंत सिन्हा का टिकट कटा तो कायस्थ नाराज हो गए। चतरा और धनबाद में सुनील सिंह और पीएन सिंह का टिकट काटने से राजपूत गुस्से में हैं। कालीचरण और ढुल्लू महतो को जब चतरा और धनबाद से प्रत्याशी बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक बड़ा तबका नाराज हुआ। ऐसे ही गिरिडीह में, पलामू में और जमशेदपुर में भाजपा के सांसदों को रिपीट किए जाने पर भाजपाइयों में ही काफ़ी नाराज़गी दिखाई दी। तो सिंहभूम में गीता कोड़ा को कांग्रेस से लाकर जब उम्मीदवार बनाया गया और दुमका में घोषित करने के बावजूद जब मौजूदा सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से आई सीता सोरेन को दिया गया, इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। खूंटी, राजमहल, लोहरदगा जैसी सीटों पर पहले से ही माना जा रहा था कि इस बार इंडिया अलायंस को उम्मीदवारों की जीत यहां से तय है। और यह सब देखकर दोस्तों भाजपा के स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट भी कहने लगे थे कि पार्टी अगर झारखंड में 8-9 सीटें भी ले आए ऐसी हालत में तो ये बहुत होगा, लेकिन मात्र एक महीने से भी कुछ कम समय में ही पूरा का पूरा सीन बदल गया, पूरा सिनेरियो बदल गया। आज की तारीख में हालत यह दिखाई दे रही है कि भाजपा आसानी से अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा लेगी। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने हालात को बदला है, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने खुद किया है। कुल्हाड़ी खोज खोज कर उस पर पैर मार रहे हैं। पहले तो सीटों का फार्मूला तय करने में लंबा वक्त लगाया और जब फार्मूला बना भी तो अंदर अंदर बना, गुपचुप तरीके से बना, सीक्रेटली बना। जनता को आज तक इंडिया अलायंस की तरफ से यह जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई कि गठबंधन में शामिल कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा और कहां से किसका उम्मीदवार लड़ेगा। मीडिया जब जब पूछता रहा तो जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता लाल बुझक्कड़ का खेल खेलते रहे। खैर, इसके बाद एक एक कर टूटे फूटे तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हुई। पहले दौर में लगा कि कांग्रेस मुकाबले को तैयार है और वह लोकसभा का चुनाव सीरियसली लड़ना चाहती है। उसने खूंटी और लोहरदगा में बेहद कम वोटों से हारने वाले कालीचरण मुंडा और सुखदेव भगत पर एक बार फिर दांव खेला और साथ ही मांडू से बीजेपी के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को तोड़कर उम्मीदवार बनाया हजारीबाग से। तो लगा कि अब मुकाबला जोरदार होगा, लेकिन फिर न जाने क्या हो गया। ख़ास तौर पर जेएमएम तो लग रहा है कि वो लड़ाई लड़ने के मूड में ही नहीं है, मुकाबला करने के मूड में ही नहीं है। उसने राजमहल से विजय हांसदा को रिपीट कर दिया। विजय हांसदा के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है और उस पर से जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं और एनोसेक्का की झारखंड पार्टी लोबिन हेम्ब्रम को समर्थन देने का ऐलान भी कर चुकी है। तो राजमहल पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दुमका में सोरेन परिवार की परंपरागत सीट पर
भाजपा इस बार सोरेन परिवार के एक सदस्य को उतार रही है, सीता सोरेन को, लेकिन जेएमएम ने वहां से नलिन सोरेन को टिकट दिया है। नलिन सोरेन विवादित बयान देकर पहले चर्चा में आ गए। गीता कोड़ा को कुछ दिन पहले गम्हरिया में, जो सरायकेला में है, वहां घेराबंदी की गई थी झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा। नलिन सोरेन ये चेतावनी दे रहे हैं कि सीता सोरेन के साथ भी दुमका में यही होगा, तो ऐसे बयान देकर वे अपना रास्ता खुद ही कठिन बना रहे हैं। नलिन सोरेन 8 बार विधायक जरूर रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं। और दूसरे कल्पना सोरेन, जो कि खुद गांडेय का उपचुनाव लड़ रही हैं, और हेमंत सोरेन जेल में हैं। तो दुमका के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सीता सोरेन के मुकाबले सोरेन परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं है। चंपई सोरेन सीएम जरूर हैं, संथाल जनजाति से भी आते हैं, लेकिन संथाल परगना में उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका कोई असर नहीं है। तो दुमका की राह मुश्किल लग रही है महागठबंधन के लिए। गोड्डा की बात करें तो कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया है, महगामा से विधायक हैं, और कई कांग्रेसी उनको टिकट दिए जाने से चकित हैं। उनका कहना है कि अगर फुरकान अंसारी या प्रदीप यादव को टिकट मिलता तो थोड़ा मुकाबला होता, लेकिन दीपिका से उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। कोडरमा सीट भाकपा माले को मिली है, लेकिन विनोद सिंह के सामने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, जिनसे पार पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उस पर अगर टिकट की तलाश में बीजेपी से जेएमएम आए जयप्रकाश वर्मा बागी होकर खड़े हो गए तो विनोद सिंह और बुरे फंसेंगे। गिरिडीह की सीट ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां आजसू के सांसद और उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी मुश्किलों में घिरे दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मथुरा प्रसाद महतो को उतारा है, जो टुंडी से जेएमएम के विधायक हैं, और जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो भी गिरिडीह से ही पहली बार चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। जयराम को हाल के समय में जितनी लोकप्रियता मिली है, उसने भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को चिंता और परेशानी में डाल रखा है। गिरिडीह के त्रिकोणीय संघर्ष में महतो वोटों में भारी बिखराव होना तय है। ऐसे में आदिवासी, मुसलमान और गैर झारखंडी वोटर ही जीत हार का फैसला करेंगे, लेकिन इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी की राह मुश्किल ही दिखाई दे रही है। धनबाद की बात करते हैं। धनबाद में जब सरयू राय ढुल्लू महतो के मुकाबले ताल ठोक रहे थे और कांग्रेस से सहयोग मांग रहे थे, तो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान दिया कि सरयू राय धनबाद में जैसी स्थिति बता रहे हैं, एक तो वैसी हालत वहां है नहीं, और अगर ऐसी कोई हालत है भी तो कांग्रेस उसको संभालने के लिए काफ़ी है। सरयू राय को धनबाद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है सरयू राय को इससे तकलीफ हुई होगी, लेकिन कांग्रेस ने ढुल्लू महतो के मुकाबले जिन अनुपमा सिंह को टिकट दिया है, उनसे कांग्रेसी भी खुश नहीं हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि अगर पार्टी ददई दुबे को टिकट देती या बीजेपी से रविंद्र पांडे टिकट की तलाश कर रहे थे, उनको टिकट दिया जाता तो वे अच्छे उम्मीदवार साबित होते, लेकिन अनुपमा नहीं हैं, और उनके पति का विधानसभा क्षेत्र भी धनबाद लोकसभा में नहीं पड़ता है। उनको न तो धनबाद की समझ है, न ही धनबाद के कार्यकर्ता उनसे परिचित हैं। यही बात सरयू राय भी सोच रहे होंगे, और तभी उन्होंने अनुपमा सिंह को बहू के नाते तो आशीर्वाद दिया, लेकिन कैंडिडेट के नाते आशीर्वाद नहीं दिया। चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन भी सरयू राय ने अनुपमा सिंह को नहीं दिया। तो धनबाद में कांग्रेस अच्छा उम्मीदवार देकर ढुल्लू के खिलाफ जनता और बीजेपी के एक बड़े तबके की नाराज़गी का फ़ायदा उठा सकती थी, लेकिन यह मौका भी उसने गंवा दिया। राजधानी रांची में तो दोस्तों कांग्रेस अभी तक यह तय ही नहीं कर पा रही है कि टिकट दिया जाए तो किसको, सुबोधकांत सहाय को, मंत्री बन्ना गुप्ता को, या फिर कांग्रेस में ताज़ा लाए गए रामटहल चौधरी को। अब किसी को टिकट कांग्रेस दे दे, कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। रांची सीट पर बीजेपी फ़िलहाल बहुत मजबूत है, और जितनी देर होती जाएगी बीजेपी उतनी और मजबूत होती जाएगी। चतरा में कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को टिकट दिया है। वहां अरुण सिंह प्रबल दावेदार थे। त्रिपाठी पलामू के हैं, चतरा से वाकफियत कम है। ऊपर से गिरिनाथ सिंह और नागमणि भी चतरा से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। समर्थकों से राय विचार मशवरा भी कर रहे हैं। तो अगर गिरिनाथ बाबू या नागमणि दोनों या फिर इन दोनों में से कोई एक चुनाव में उतर जाता है, तो इससे
गैर बीजेपी वोटों का बिखराव होगा और इसका सीधा सीधा फ़ायदा भाजपा के उम्मीदवार कालीचरण सिंह को मिलेगा। पलामू जो चतरा से सटी हुई सीट है, वहां राजद ने ममता भुइयां को टिकट देकर वही गलती की है। प्रभात भुइयां ज़्यादा बेहतर होते। पलामू में वीडी राम का शुरू में भले विरोध हुआ, लेकिन मोदी का नाम लेकर उनकी नैया आसानी से पार लग जाएगी, इसकी भी प्रबल संभावना है। हो जनजाति की बहुलता वाले सिंहभूम में जोबा मांझी को टिकट देकर जेएमएम ने एक तरह से गीता कोड़ा को वॉक ओवर दे दिया है। जोबा मांझी तो पार्टी की बैठकों में भी दिखाई नहीं दे रही हैं। 13 मई को वहां मतदान है और यहां तक कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 4 दिन तक उनके लिए बैठक करते रहे, प्रत्याशी को जिताने की रणनीति बनाते रहे, पर प्रत्याशी जोबा किसी बैठक में दिखाई ही नहीं दी। और जमशेदपुर में तो जेएमएम की हालत यह है कि वहां उसको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। स्नेहा महतो, आस्तिक महतो और सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे जो नाम चल रहे हैं, वे विद्युत महतो की जीत के अंतर को बढ़ाएंगे। विद्युत महतो 2019 में करीब 3 लाख वोटों से जीते थे। अगर ये लोग खड़े हो गए तो जीत का अंतर 5 लाख भी हो सकता है। महागठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा से नाराज विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी को चेतावनी दे डाली है कि वह राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कोडरमा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है और चमरा लिंडा लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तीनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। पिछले दिनों झारखंड पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि अगर लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी इन दोनों नेताओं को अपना समर्थन देगी और इसलिए झारखंड पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी नहीं की है। तो दोस्तों, ये थी जेएमएम, कांग्रेस और बागी नेताओं की बात। रही सही कसर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड पार्टी और जेबीकेएसएस जैसे छोटे दल पूरी कर दे रहे हैं। पहले भाकपा ने झारखंड की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके बाद झारखंड पार्टी ने भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 5 सीटों पर प्रत्याशी भी खड़े कर दिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा कि महागठबंधन में उसको कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो उसने 8 लोकसभा सीटों पर लड़ने की घोषणा की। इन सीटों में लोहरदगा, पलामू, चतरा, दुमका, कोडरमा, हजारीबाग, गोड्डा और रांची की लोकसभा सीट शामिल है। इधर एनोसेक्का की पार्टी झारखंड पार्टी ने भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इन सीटों में चतरा, हजारीबाग, चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और राजमहल की सीट शामिल है। नई बनी जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो अब JKLM हो गई है, यानी झारखंड खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा, उसने भी 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें गिरिडीह से जयराम महतो खुद लड़ रहे हैं, धनबाद से इखलाक अंसारी, दुमका से बेबी लता टुडू और रांची सीट से देवेंद्र नाथ महतो के नाम शामिल हैं। दोस्तों, अगर इन बागी नेताओं को और इन छोटी पार्टियों को अगर अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए का सहयोगी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सभी नेता और पार्टियां गैर बीजेपी वोटों में ही सेंध लगाएंगी। ये सभी झारखंडी मुद्दों की राजनीति करते हैं और इनका जनाधार भी कमोबेश वैसा ही है जैसा जेएमएम का है या कांग्रेस का है। तो नुकसान ये लोग इन्हीं दोनों दलों का करेंगे और बीजेपी को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। यही कारण है कि जहां चुनाव की घोषणा और भाजपा के टिकट बंटवारे में असंतोष को देखते हुए लग रहा था कि इस बार बीजेपी झारखंड में पहले से कम सीटें लाएगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची और बागी तथा छोटे दलों की तैयारी देखकर ये नहीं लगता कि 2024 में भी बीजेपी के लिए झारखंड में कोई बड़ी दिक्कत पेश आने जा रही है। भाजपा 12 सीटों का अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा ले जाएगी या इससे आगे भी चली जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। ये अलग बात है कि इसकी वजह भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं, बल्कि इंडिया अलायंस की गलतियां और कमज़ोर उम्मीदवारों का चुनाव करना होगा। अगर कबाड़ा हुआ तो इसके लिए जेएमएम और कांग्रेस खुद दोषी होगी, बीजेपी भले ही इसका क्रेडिट लेने में सफल हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, आग्रह है, गुजारिश है, इल्तजा है कि चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।